नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिविटी चैप्टर को पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। इस वीडियो की खास बात यह है कि जितना भी न्यूमेरिकल दिया गया है इस चैप्टर में उसे बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व कराया गया है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का। रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु का नाभिक। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है न्यूट्रॉनों से कम। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा गामा का विकिरण का। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करता है? अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण का। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? रदरफोर्ड ने। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं? अल्फा कण। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होते हैं? अल्फा किरण। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों का। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। अल्फा किरणें हैं हीलियम प्लस प्लस आयन। अल्फा किरणें हैं हीलियम प्लस प्लस आयन। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है 2 इकाई धनावेश होता है। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। बीटा किरणें बनी होती है ऋण आवेशित कणों से। निम्न में से किसके उत्सर्जन में संभारिक का यानी कि आइसोबार्स का निर्माण होता है? बीटा किरणों का। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक यानी कि आइसोबार्स का निर्माण होता है? बीटा किरणों के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसकी उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा किरणों का। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरणों में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? इलेक्ट्रॉन का समरूप बीटा कण है। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? बीटा कण। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक हो जाता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक हो जाता है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती है? ऋणात्मक। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे से। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग से। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। गामा किरणें क्या होती है? रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती है।
निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों का। निम्नलिखित में से किस किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? गामा किरणों का। गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की। निम्नलिखित में से किस किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरणों की। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाती है? सीसा में। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाती है? सीसा के रूप में। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरणें कौन सी है? अल्फा किरणें। न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी है? अल्फा किरणें। किसी रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। पोलोनियम। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक सक्रिय रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरियम और पोलोनियम दर्शाता है, एल्यूमिनियम नहीं दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? एल्यूमिनियम जो दिया हुआ ऑप्शन में वो नहीं दर्शाता है रेडियो सक्रियता। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? बोरोन का। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? स्टेनिन, फ्रांसीसियम और ट्राइटियम ये रेडियोएक्टिव तत्व है। जर्कोनियम जो है रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है। विघटन नाभिक वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी यानी कि सीसा में रखना चाहिए। विघटन नाभिक यानी कि रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पीबी यानी कि शीशे के पात्र में रखना चाहिए। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? बीटा कण में परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि होगा और परमाणु द्रव्यमान में अपरिवर्तित रहता है। एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? अल्फा कण के उत्सर्जन से। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। 34 नंबर देखिए। सोडियम का परमाणु संख्या दिया 11 और द्रव्यमान संख्या दिया 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ है। तो बीटा उत्सर्जन में होता है परमाणु संख्या में एक की वृद्धि होती है, और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो 11 है परमाणु संख्या, इसको 1 बढ़ाएंगे तो 12 होगा। तो परमाणु 12 होता है मैग्नीशियम के परमाणु संख्या, इसलिए मैग्नीशियम आंसर होगा 12। यूरेनियम 92-236 से यूरेनियम 87-234 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? 3 अल्फा और 1 बीटा को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा यूरेनियम 92 से यूरेनियम 224 हो जाएगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा को दुगनी कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगनी कर दी जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम 92-238 विघटित होकर पोलोनियम 91-234 बनता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन होता है? तो 1 अल्फा और 1 बीटा को रखिएगा मान,
आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उस पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम हो जाएगा। देखिए, तो 1 ग्राम से 50 ग्राम होने में आपको 70 दिन लगेगा, 70 दिन लगेगा, और 0.5 ग्राम होने में, और 0.25 होने में फिर 70 दिन लगेगा। दोनों जोड़िएगा तो 140 दिन होगा, इसलिए इसका सही आंसर 140 दिन होगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थों का अर्थ जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा। 6.1/4% शेष रह जाएगा। एक रेडियोएक्टिव पदार्थों की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीना। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। कार्बन काल निर्धारण। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है। कार्बन काल निर्धारण। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म का। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जीवाश्म का। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। हेनरी बेक्यूरेल। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था। हेनरी बेक्यूरेल। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन को। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ओटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। ओटो हान ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। जिरकोनियम। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है। जिरकोनियम। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक की तरह। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमेंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं भारी पानी। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियोधर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। रेडियो सोडियम। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापने के में किया जाता है। रेडियो सोडियम।
अल्फा अल्फा बीटा गामा की वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सबसे वेदन शक्तियाँ होती है सबसे अधिक गामा का, उसके बाद बीटा का, उसके बाद अल्फा का। ये आप चैप्टर आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।